हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों यार, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बेटे, क्लास 12 यूनिट नंबर सेकंड और वीडियो नंबर 23। तो बेटे, दूसरी यूनिट का 23वां वीडियो आज हम पढ़ेंगे। और बेटे, इससे पहले 22 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद यहाँ आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जिसमें आप पूरी दूसरी यूनिट को शुरू से पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक देखो कितना मजेदार है। आज का टॉपिक है विलयनों के अणु संख्या गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। तो बेटे, यहाँ लिखा हुआ है अणु संख्या गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटे, अणु संख्या गुणधर्म का मतलब पता क्या है? अणु संख्या गुणधर्म का मतलब किसी विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसकी संख्या पर बेटे? कणों की संख्या पर। ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आई। हमें यूं समझ में आया कि किसी विलयन के ऐसे गुण किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित, ध्यान से समझते रहिए जरा, विलयन में उपस्थित किसकी संख्या पर बेटे? कणों की संख्या पर। विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। बताओ बच्चों, समझ में आया क्या आपके? है बेटे? मतलब ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। और बेटे, अणु संख्या गुणधर्म हमारे कोर्स में कौन कौन से हैं? जैसे मैं यहाँ लिख रहा नंबर 1, यहाँ लिख रहा मैं जैसे, जो जो हमारे कोर्स में है उनके बारे में बताऊंगा और सबके बारे में बेटे डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हर एक गुण को पूर्ण रूप से बेटे स्पष्ट करूंगा। ठीक है। तो पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसे कहते हैं, इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बेटे, ध्यान रखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बेटे। तो दूसरा हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन एक हमारे कोर्स में
ये क्वथनांक में उन्नयन, ये वाला अणुसंख्या गुणधर्म भी हमारे कोर्स में है। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन को भी हम बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो एलिवेशन इन, क्वथनांक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक इसके बारे में पढ़ेंगे। और बेटे तीसरा जो हमारे कोर्स में है वो है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक इसके बारे में बात करनी है हमें। और बेटे एक और अणु संख्या गुणधर्म हमारे कोर्स में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं परासरण, परासरण दाब, या परासरण दाब को आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चार लक्षणों के बारे में हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। आप बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पहले जल्दी स्क्रीनशॉट लो। मैं सबसे पहले वाला स्टार्ट करूंगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सब बच्चों ने? ठीक है बेटे, तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला अणु संख्या गुणधर्म जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलो इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है बेटे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समझने से पहले बेटे हमें पता होना चाहिए कि वाष्प दाब किसे कहते हैं, वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। ठीक है बेटे, वैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि वाष्प दाब का क्या मतलब है, पर फिर भी मैं दोबारा बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटे कि वाष्प दाब या वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। देखो, मान लो आपके पास कोई बर्तन है इस तरह का, मान लो हमारे पास एक बर्तन है और बेटे इस बर्तन में हमने क्या कर रखा है, हमने इस बर्तन में यहाँ तक भर रखा है पानी या कोई भी द्रव है, मान लो पानी भर रखा है यहाँ तक। तो मुझे यूं बताओ कि पानी के जो अणु हैं वे अणु बेटे अनियमित रूप से गति करेंगे या नहीं करेंगे? आप कहोगे हाँ जी करेंगे। यानी कि एक अणु जो जल का है वो कभी इधर गया, फिर टक्कर मार के इधर आ गया, फिर टक्कर मार के इधर चला गया, फिर टक्कर मार के इधर चला गया, फिर टक्कर मार के इधर चला गया। यानी कि प्रत्येक अणु की हालत ऐसी है कि प्रत्येक अणु अनियमित दिशाओं में और अनियमित रूप से गति करता रहता है। इस गति को कहते हैं ब्राउनी गति। क्या कहते हैं बेटे? ब्राउनी गति। तो बेटे ये जल के अणु सारे ब्राउनी गति कर रहे हैं, जिसे आप जिग जैग मोशन भी कहते हो। तो बेटे जिग जैग मोशन करते हुए ये अणु स्वतंत्र तल पे भी तो टक्कर मारेंगे, बर्तन की दीवारों पे भी तो टक्कर मारेंगे। भाई कुछ अणु तो बर्तन की दीवारों पे भी टकराते रहेंगे, कुछ अणु आपस में टक्कर मारते रहेंगे, पर बेटे कुछ अणु स्वतंत्र तल पे भी तो टक्कर मारेंगे इस तरह। और बेटे जो जल के अणु स्वतंत्र तल पर टक्कर मार रहे हैं वे बेटे स्वतंत्र तल पर एक दाब आरोपित कर रहे हैं। दाब, क्या आरोपित कर रहे हैं? दाब। और इस दाब का नाम ही वाष्प दाब है। क्या है बेटे इसका नाम? वाष्प दाब, या वाष्प दाब को आप इंग्लिश में कहते हो वेपर प्रेशर, क्योंकि वाष्प को इंग्लिश में कहते हैं वेपर। ठीक है, तो जब किसी भी द्रव को आप खुले बर्तन में रखते हो तो खुले बर्तन में रखने पर द्रव के अणु अनियमित रूप से सभी दिशाओं में ब्राउनी गति करते हैं और ब्राउनी गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं और बेटे स्वतंत्र तल पर भी टकराते हैं।
और स्वतंत्र तल पर टकराकर जो दाब आरोपित करते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। और यदि आप वाष्प दाब को और भी ज्यादा समझना चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर या गूगल पर, वाष्प दाब बाय केएमडी सहारनपुर। ठीक है। अब देखो सुनो, इसका नाम वाष्प दाब पता क्यों है बेटे? इसका नाम वाष्प दाब इसलिए है क्योंकि ये जल के अणु या द्रव के अणु, इसमें हमने जल भर रखा या कोई द्रव भर रखा, ये द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब आरोपित कर रहे हैं स्वतंत्र तल पर, ये द्रव के अणु किस में बदलना चाहते हैं? वाष्प में। तो उस दाब को हम वाष्प दाब इसलिए कहते हैं क्योंकि द्रव के अणु वाष्प में बदलने के लिए द्रव के स्वतंत्र तल पर जितना दाब आरोपित करते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है। इसलिए नाम इसका वाष्प दाब है। पर ये बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बाहर से कौन सा दाब लग रहा? वायु का वायुमंडलीय दाब। कौन सा दाब बेटे? बाहर से कार्य कर रहा है वायुमंडलीय दाब, जिसे आप कहते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। या एटीएम में उसे लिखा जाता है। वायुमंडलीय दाब को आप एटीएम में भी लिख सकते हो। चलो अब एक बात कर लें बहुत अच्छी सी। यहाँ लिखा हुआ है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसका मतलब पता क्या है? अब ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो, मैं आपको यूं कह रहा बेटे कि ये जो बर्तन है हमारे पास, मान लो इस बर्तन में जल के 1000 अणु हैं तो बहुत सारे, 1000 से तो बहुत ज्यादा हैं, पर ऐसा मान लो आप, मान लो इस बर्तन में जल के कितने अणु हैं? 1000 अणु। और 1000 अणुओं के पास ऊर्जा भी तो होगी कुछ ना कुछ। मैंने कहा कि इनके पास 1000 जूल ऊर्जा है। 1000 अणु हैं और प्रत्येक अणु के पास 1 जूल ऊर्जा है, तो टोटल ऊर्जा कितनी लिखी मैंने? 1000 जूल। और प्रत्येक अणु 1 जूल ऊर्जा के साथ औसत ऊर्जा होगी 1 जूल, गति कर रहा है और यहाँ टक्कर मार रहा है। टक्कर मार के जो दाब उत्पन्न कर रहा है उस दाब का नाम है बेटे वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। अब हम क्या करेंगे सुनियो ध्यान से। मैंने क्या करा बेटे, इसमें चीनी मिला दी कुछ, इस पानी में क्या मिला दी? चीनी। और मान लो चीनी के 1000 अणु मिला दिए मैंने। चीनी के कितने अणु मिलाए? 1000 अणु। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बेटे पॉइंट, कभी आपके सिर के ऊपर से निकल जाए या आप मिस फील्डिंग करो। यू हैव टू वेरी अलर्ट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। ठीक है बेटे, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि मान लो बर्तन में 1000 अणु है और 1000 जूल उनके पास एनर्जी है। इसका मतलब प्रत्येक अणु के पास 1 जूल ऊर्जा है। औसत ऊर्जा कहूंगा 1 जूल है। तो 1 जूल औसत ऊर्जा के साथ प्रत्येक अणु गति करते हुए एक दूसरे से टकरा रहा, बर्तन की दीवारों से टकरा रहा और बेटे स्वतंत्र तल पे टक्कर मार के जो दाब पैदा कर रहा वो वाष्प दाब या वेपर प्रेशर है। अब मैंने क्या करा, इन 1000 जल के अणुओं में 1000 चीनी के अणु मिला दिए। और बेटे में जो चीनी के अणु है ना, उनके पास, बिचारों के पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। तो यहाँ बोर्ड पे देखो, जो चीनी के अणु हैं बेटे, उनके पास अपनी कोई ऊर्जा नहीं है। और यदि उनके पास अपनी ऊर्जा नहीं है तो होगा क्या कि 1000 अणु थे, 1-1 जूल ऊर्जा में खुशियां मना रहे थे पानी के अणु, ऊपर से चीनी के 1000 अणु डाल दिए और उसे घोल दिया, तो टोटल अणु बर्तन में कितने हो गए? 2000। 1000 पानी के और 1000 चीनी के। पर मुझे यूं बताओ, क्या सारी चीनी नीचे बैठी रहेगी बर्तन में? बर्तन में नीचे थोड़ा ही बैठी रहेगी बेटे सारी चीनी। ये चीनी तो घुलने के बाद गति करेंगे, चीनी के कण भी, चीनी के भी अणु क्या करेंगे? गति। और जब चीनी के अणु गति करेंगे तो मुझे एक बात बताओ बेटे कि क्या चीनी के या शक्कर के, कुछ भी कह दो आप, अणुओं को गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है? आप कहोगे जी है। भाई जितने वेग से जल के अणु गति करेंगे, ब्राउनी गति, उतने ही ऊर्जा के साथ चीनी के अणु भी घुलने के बाद ब्राउनी गति करेंगे। और ऊर्जा में लेके नहीं आए थे अपने साथ, वे तो बिना गतिज ऊर्जा के आए थे। तो होगा क्या कि ये 1000 अणु पानी के थे, इनके पास 1000 जूल एनर्जी थी, 1 जूल प्रत्येक के पास थी। अब अणु 1000 पानी के और 1000 चीनी के,
यानी अणु तो हो गए 2000, पर ऊर्जा तो 1000 जूल ही है। और जब ऊर्जा 1000 जूल है तो क्या होगा बेटे, प्रत्येक अणु पर ऊर्जा का मान घट जाएगा। पहले 1000 अणु थे, 1000 जूल एनर्जी थी, तो प्रत्येक अणु के पास 1 जूल ऊर्जा थी। अब अणु कितने हो गए, 1000 + 1000 2000, और ऊर्जा कितनी है बेटे, 1000 जूल। तो प्रत्येक अणु पर ऊर्जा का मान घटेगा, यानी कि हर एक अणु के पास औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, आधा जूल। आधा जूल ही तो हो जाएगी। और 1 जूल ऊर्जा के साथ बहुत तेज गति कर रहे थे जब खाली पानी था, और जब ऊर्जा होगी आधा जूल प्रत्येक अणु के पास, तो बेचारे ऐसे गति कर रहे हैं, जैसे यूं, जैसे थक गए हो। और जब ये धीरे धीरे गति करेंगे तो टक्कर भी तो बेटे धीरे से मारेंगे। यहाँ टक्कर स्वतंत्र तल पे जो मारेंगे, धीरे से टक्कर मारेंगे बेटे, धीरे से। और जब बेचारे धीरे से टक्कर मारेंगे तो बताइयो वाष्प दाब घट नहीं जाएगा क्या, घटेगा या नहीं घटेगा। और इस प्रकार अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बढ़ने के कारण वाष्प दाब में जो कमी होती है ना, उसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन माने कमी। और बोर्ड पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक शब्द को हमें समझना पड़ेगा। पहले यूं बताओ, ये बात समझ में आएगा आपके, आई ना समझ में क्या होता है वाष्प दाब का अवनमन। तो देखो ध्यान से, हमें जो है एक बात पता चली कि आप कोई विलायक लो बेटे, विलायक जैसे जल लो। आपने क्या लिया, कोई विलायक, और विलायक में क्या करेंगे बताओ, विलायक में आप मिलाओगे अवाष्पशील विलेय। विलायक जैसे पानी लिया था आपने, और अवाष्पशील विलेय में आपने क्या लिया था, चीनी ली थी, चीनी। आप कोई विलायक लो और उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाओ, तो ऐसा करने से क्या होगा बेटे, कणों की संख्या बढ़ जाती है। कणों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ऐसा करने से कणों की संख्या बढ़ जाती है। और बेटे यदि कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इसलिए प्रत्येक कण पर किसका मान घटेगा बेटे, ऊर्जा का मान। प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या हो जाता है बेटे, घट जाता है। प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और बेटे जब ऊर्जा का मान घटेगा, इसलिए वेग भी घट जाता है। किसका वेग घटा, कणों का ही तो वेग घटा, या अणुओं का वेग घटा, वेग भी घट जाता है। और बेटे जब वेग घटेगा तो क्या होगा बताओ, जब वेग घटेगा तो क्या होगा, वेग घटने पर अणु स्वतंत्र तल पर, अणु स्वतंत्र तल पर धीरे से, स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर, यहां लिख दूं, टक्कर मारते हैं, धीरे से टक्कर मारेंगे बेटे। और जब बेचारे धीरे से टक्कर मार रहे तो इसका मतलब यहां लिखूंगा, इसलिए वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है बेटे, घट जाता है। और यहां लिख रहा बेटे इस प्रकार कणों की संख्या, इस प्रकार कणों की संख्या बढ़ने के कारण, कणों की संख्या बढ़ने के कारण वाष्प दाब
के घटने को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन नहीं लिख रहा हूं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात आपके? उम्मीद है आपके समझ में आया होगा और आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे ना, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसीलिए आज मैं इस लायक हुआ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत करी। और एक बहुत अच्छा गाना सुनाते थे, कहते थे कि तुम्हें ऐसा याद हो गया कि हाय रे मेरे लुल्लू तुझे सारी उम्र ना भूलूं, हाय रे मेरे लुल्लू तुझे सारी उम्र ना भूलूं। तो ऐसा याद हुआ आपके कि हाय रे मेरे लुल्लू तुझे सारी उम्र ना भूलूं। तो ये कंसेप्ट जो है बेटे, आप उम्मीद है कि सारी उम्र भूल नहीं पाओगे। चलो एक और अच्छी सी बात कर लें। यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यदि शुद्ध विलायक, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मान लो आपके पास शुद्ध विलायक है और उसका वाष्प दाब है P। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल सबका ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे और सोने की कोशिश कोई ना करियो अभी। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है बेटे, मान लो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P है तथा विलयन का वाष्प दाब, जब चीनी घोल दिया, कुछ घोल दिया तो बेटे विलयन ही तो बन गया। विलयन का वाष्प दाब मान लो PS है, S माने सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब मान लो क्या है, PS। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। पहली बात, वाष्प दाब का अवनमन, यदि आपको वाष्प दाब का अवनमन निकालना है तो मुझे यूं बताओ कि आप वाष्प दाब का अवनमन P माइनस PS ही तो लिखोगे। जब खाली पानी था तो वाष्प दाब ज्यादा था, अब पानी में आपने चीनी या नमक या कुछ घोल दिया तो वाष्प दाब घट गया, तो ज्यादा वाले में से ही तो कम वाला घटाएंगे। तो ध्यान रखना है कि वाष्प दाब का अवनमन जब भी निकलेगा P माइनस PS से निकलेगा, जहां P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जैसे पानी का वाष्प दाब, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, यानी कि घोलने पर जो बना विलयन है उसका वाष्प दाब हमेशा कम होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अब आया हमारा हेडिंग, कुछ नहीं है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या लिखेंगे आप, P माइनस PS अपॉन P, यानी कि पहले वाष्प दाब जो शुद्ध अवस्था में था उसकी तुलना में कितना घट गया। तो हमने ऊपर तो अवनमन ही लिखा P माइनस PS, अपॉन में क्या लिख दिया P। आपको पता है P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो ये दोनों बड़े काम की चीज हैं। और बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जिससे मैं अगला पॉइंट समझा सकूं आपको, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। बच्चों अब क्या पढ़ेंगे हम, देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, अवाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम या राउल्ट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट का निशान देखो यहाँ लगाया मैंने, इंपॉर्टेंट का निशान। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बेटे एक बात का ध्यान रखना है, राउल्ट का नियम हमने पहले भी पढ़ा था इसी यूनिट में, इसी चैप्टर में। वो राउल्ट का नियम है, जब
ए और बी दोनों द्रव थे, द्रव द्रव विलयनों के लिए राउट का नियम अलग है, और अवाष्पशील विलय यदि आपने पानी में या विलायक में घोल दिया तो उसके लिए राउट का नियम ये है जो अब हम पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रूल। तो राउट ने बहुत सिंपल सी बात बताई। राउट ने यूं बताया कि यदि आप किसी विलायक में अवाष्पशील विलय घोल दोगे ना, अवाष्पशील माने जो उड़ के ना भागता हो, जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया, ये उड़ के तो नहीं भाग सकते, तो ऐसे को कहते हैं अवाष्पशील। तो मैं लिख रहा, जरा आप समझियो, फिर मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसे, ठीक है। तो यहां से लिख रहा हूं बेटे, जब किसी, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, जब किसी विलायक में, विलायक जैसे पानी है, जब किसी विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील तो समझते हो आप, जैसे चीनी है, ग्लूकोज है, यूरिया है, अवाष्पशील विलय को घोला जाता है, किसे घोला जाता है बेटे, अवाष्पशील विलय को किस में घोला जाता है, विलायक में। तो भाई आप विलय घोलोगे तो वाष्प दाब तो घटेगा ही उसका, अभी तो पढ़ा हमने कि चीनी घोल दो, ग्लूकोज घोल दो, यूरिया घोल दो, वाष्प दाब तो घटेगा ही। तो विलायक के, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल, विलायक के वाष्प दाब का, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का कैसा अवनमन बेटे, आपेक्षिक अवनमन, अभी हमने पढ़ा है। आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज, ये हमने इसी यूनिट में पढ़ा है, मोल प्रभाज, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। मतलब सिंपल सी बात है, देखो जरा एक चीज समझाऊं। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मेरे पास एक बर्तन है, बर्तन में यहां तक पानी भरा हुआ, ये क्या है, विलायक है। जल तो एक विलायक है ना, सबको पता है, विलायक उसे कहते हैं जो अधिक मात्रा में होता है। और इसमें मैं घोलने जा रहा किसे, मान लो मैं चीनी को घोलने जा रहा। तो मुझे एक बात बताओ, आपको पता कि यदि ये जल है, ठीक है, विलायक क्या है, जल, और इसमें चीनी घोल रही, चीनी क्या है, विलय। तो मुझे एक बात बताओ, यदि 1 चम्मच चीनी घोल दूं वाष्प दाब घट जाएगा, और यदि 2 चम्मच घोल दूं तो वाष्प दाब तो और भी ज्यादा घट जाएगा बेटे, और यदि 3 चम्मच घोल दूं और भी ज्यादा घट जाएगा। तो यहाँ कितना विलय या कितनी चीनी आप घोल रहे, उस घोली गई विलय की मात्रा को हम नापते हैं मोल प्रभाज में। किसमें नापते हैं बेटे, मोल प्रभाज में। तो यदि आपको जितना ज्यादा विलय आप घोल दोगे, किसमें, विलायक में, विलय जितना ज्यादा घोल दोगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो लिखा हुआ घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखो क्या लिख रहा मैं, P माइनस पी एस अपॉन पी, यही तो है आपेक्षिक अवनमन, P माइनस पी एस अपॉन पी विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय का मोल प्रभाज का मतलब विलय के मोल अपॉन कुल मोल। आपको पढ़ा रखा बेटे मोल प्रभाज कैसे निकलता है, जिसका भी मोल प्रभाज आपको निकालना हो उसके मोल तो लिखो ऊपर और बटे में लिखो कुल मोल। और मैं बार बार एक बात सिखाता हूं कि किसी भी विलयन में ए का मतलब क्या होता है, विलायक, ए का मतलब क्या होता है बेटे, विलायक जो अधिक मात्रा में, और बी का मतलब क्या होता है, विलय, और बेटे टी का मतलब क्या होता है, विलयन। ये चीज मैं बार बार आपको सिखाता रहता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना सबको, ठीक है। तो यहाँ लिखा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जैसा कि अभी पढ़ाया था, और ये लिखा विलय का मोल प्रभाज।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यदि आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखते तो आप विलेय के मोल प्रभाज को आप संकेत में लिख दो। आप ऐसे लिख दो एक्स बी, एक्स कहते हैं कुछ लोग इसे, ये बनता तो है बेटे ऐसे, देखो ये कुछ लोग इसे एक्स कहते हैं, वैसे एक्स नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इसे चाई, CHI, मोल प्रभाज को चाई से लिखा जाता है, कोई कोई इसे ईटा भी कह देता है। वैसे आप चाई कहोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और वैसे कुछ भी कह दो, लिख दियो सही, एक्स की तरह ही लिखते हैं इसे, वैसे एक्स की तरह लिख दो। जो वैसे नहीं लिख पा रहे तो इसे मैं लिखूंगा P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू, किसका मोल प्रभाज है, बी का, तो बी का मोल प्रभाज का मतलब बी के मोल बटे कुल मोल। ठीक है, देखो कुल मोल ऐसे ही तो निकलेंगे, विलायक के मोल और विलेय के मोल। मैंने आपको बता दिया कि A, B और T का क्या मतलब होता है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखेंगे सब बच्चे इस फार्मूले को। अब एक बात बता दूं आपको बहुत अच्छी, इस फार्मूले में यहां लिख रहा हूं, जहां आप नीचे लिख लियो अपनी कॉपी में, मैं यहां लिख रहा हूं, बताओ जहां P क्या है, P क्या है बताओ, P है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P तो बेटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है, PS है बेटे विलयन का वाष्प दाब। विलयन वो है जब आपने विलेय को घोल दिया, और NB क्या है बेटे, NB, N का मतलब तो मोल और B माने किसके मोल, विलेय के, तो NB है विलेय के मोल। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, NB का मतलब विलेय के मोल। अब बच गया यहाँ Na, A माने क्या है, देखना जरा वहां विलायक, तो ये बनेगा विलायक के मोल। ठीक है बेटे, चलो एक बहुत अच्छी बात कर रहे, यदि मैं आपको यूं कह दूं कि मान लो मेरे पास कोई तनु विलयन है, कोई तनु विलयन है, किसी तनु विलयन के लिए, भाई तनु विलयन तो उसे कहते हैं जिसमें विलेय बहुत कम मात्रा में घुला हुआ हो। यदि विलेय बहुत कम मात्रा में घुला होता है ना, बहुत ही कम, मतलब विलायक के सामने कुछ भी नहीं है उसकी मात्रा, तो ऐसे विलयन को कहते हैं हम तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बेटे तनु विलयन के लिए जो ये विलेय के मोल होते हैं ना NB, ये बेटे बहुत कम होते हैं विलायक के मोल से। जो विलेय के मोल होते हैं वो विलायक के मोल से बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं Na प्लस NB को Na ही मान सकता हूं। मतलब Na इतना ज्यादा है कि NB कुछ भी नहीं है उसके आगे, तो आप Na में NB जोड़ रहे तो कुछ भी नहीं जोड़ रहे। जैसे मैं आपको यूं कह दूं कि मुझे कहीं से 1,00,000 रुपए और 25 पैसे मिले, तो बेटे 1,00,000 के सामने 25 पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 25 पैसे तो मैं यदि ना भी बोल लूं तब भी चल जाएगा काम, क्योंकि 1,00,000 के सामने 25 पैसे कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से बेटे यदि मैं मार्केट से एक फ्रिज लेने गया और वो फ्रिज है 9,999 रुपए का, तो बेटे वो फ्रिज 10,000 का ही तो है, 1 रुपए की क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है। 9,999 तो इसलिए लिख रखा है जिससे हम उसकी तरफ आकर्षित हों बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो यदि तनु विलयन होगा तो तनु विलयन में विलेय के जो मोल होंगे वे बहुत कम होंगे विलायक के मोल से, इसलिए Na प्लस NB को आप क्या लिख सकते हो, Na लिख सकते हो। मतलब NB को लिखने की जरूरत नहीं, इस फार्मूले में देखो यहाँ Na प्लस NB की जगह हम क्या लिखेंगे, Na। इसलिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां लिख दूं, इसलिए हमारा फार्मूला हो जाएगा P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू NB अपॉन Na।
और इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और इस फार्मूले को यदि और अच्छा आप बनाना चाह रहे हो तो ऐसे लिख दियो, P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, विलेय के मोल। मोल कैसे निकलते हैं, भार बटे अणुभार, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये तो हो गए विलेय के मोल। और नीचे क्या है, विलायक के मोल, यानी विलायक का भार WA और विलायक का अणुभार MA। तो इस फार्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, जो न्यूमेरिकल इस टॉपिक से आधारित होंगे। आप जल्दी से एक चीज का ध्यान रखना, आपको पहले ये लिखना, इसके बाद आपको ये लिखना, और इसके बाद ये लिखना, और उसके बाद ये लिखना। जगह की कमी होने की वजह से मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है बेटे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे चल रहा। जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिया हमारे देश के प्यारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? मिटा रहा बेटे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटे क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख के किसी को डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। विलायक का वाष्प दाब दे रखा, शुद्ध विलायक का। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघटित ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 84 में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है बेटे, देखो ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा बेटे, यहां तो लिख रहा विलायक, ये तो लिख दिया मैंने विलायक। आपको सबको पता है विलायक को लिखते हैं हम A से, और यहां लिख दिया मैंने विलेय। आपको सबको पता है कि विलेय को हम लिखते हैं B से, और यहां लिख दिया मैंने विलयन। और ये भी आप सबको पता है कि विलयन को हम लिख सकते हैं T से। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। इन्होंने हमें कहा कि किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। विलायक का वाष्प दाब दे रखा है इन्होंने P 0.416 बार। ठीक है, बार मात्रक है इसका दाब का। फिर कहा इन्होंने 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघटित ठोस को, कितने ग्राम है, 0.5 ग्राम विलेय है बेटे। विलेय का भार दे रखा है इन्होंने 0.5 ग्राम। विद्युत अनअपघटित ठोस को 0.5 ग्राम है बेटे। ठीक है, 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 84 है। विलायक का भार दे दिया इन्होंने, विलायक का भार है 42 ग्राम। और बेटे मोलर द्रव्यमान कह दो या अणुभार कह दो, एक ही बात है, कितना है, 84 में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। तो विलयन के वाष्प दाब को आपने लिखा था PS से, कितना पाया गया, 0.414 बार। ठीक है, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये है वो ठोस, इसका मोलर द्रव्यमान MB आपको बताना है कि कितना होगा इसका मोलर द्रव्यमान। तो चलो स्टार्ट कर रहे, राउल्ट का नियम लगा रहे, यहां से कर रहा सॉल्व। देखो बेटे, पहले सवाल को पढ़ के, न्यूमेरिकल को पढ़ के, जो जो चीज दे रखी हो उसे लिख लेना चाहिए सही पैटर्न में। यदि आपने न्यूमेरिकल का सारा डाटा सही पैटर्न में लिख दिया तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं लगा रहा राउल्ट का नियम, P माइनस पी एस अपॉन P इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए जरा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। अणुभार को लिखते हैं M से। ठीक है बेटे, अभी हमने पढ़ा इस फार्मूले को, और इसमें आप वैल्यू पुट करवा दो बस। यूं बताओ P माइनस पी एस, P की जगह क्या लिखूं मैं,
0.416 माइनस पीएस की जगह क्या लिखूंगा बेटे, वो लिखा हुआ पीएस देखो 0.414 अपॉन पी की जगह क्या लिखूंगा, ये रखा पी का वैल्यू 0.416 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है, यहाँ लिख दो बेटे 0.5 अपॉन एम बी हमें निकालना है अपॉन डब्ल्यू ए कितना है बेटे 42 अपॉन एम ए कितना है बेटे 84। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। आप एक काम करो, 42 दूनी 84, 2 बार तो ये कट गया, ठीक है, और बेटे एम बी चला जाएगा नीचे और ये 2 चला जाएगा यहाँ 0.5 के पास, और 0.416 में से जब 0.414 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.002, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.002। यहाँ सॉल्व कर रहा, ध्यान रखियो, इसके बाद आपको नीचे ही लिखना है 0.002 अपॉन कितना है बेटे 0.416 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है बताओ, 0.5 की 2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा ये एम बी, ये आ जाएगा 1 अपॉन एम बी, ठीक है बेटे। और आपको पता कि डेसिमल से तो डेसिमल कट जाएगा, और 2 से जब आप इसे मारोगे तो कितनी बार 2 दूनी 4 और ना चलने की 0 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया हमारे पास 1/208 बराबर 1 अपॉन एम बी। और अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या वज्र गुणा, ये हो गया एम बी इज इक्वल टू 208। ये आंसर आया हमारा। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो बेटे ऐसी, ये आंसर आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया सब बच्चों ने। चलो बेटे अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो बेटे इस क्वेश्चन को देखो सब ध्यान से। दूसरा है क्वेश्चन 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब कितना है 17.535 मिलीमीटर Hg है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। ठीक है, जल का वाष्प दाब निकालना। तो यहाँ तो लिख रहा बेटे मैं जल, ये तो मैंने लिखा जल। आपको पता जल क्या है, विलायक, ए लिख दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने बेटे ग्लूकोज। ग्लूकोज को घोल रहे तो विले है तो मैंने लिख दिया बी, और यहाँ मैं लिख रहा विलियन या सॉल्यूशन। विलियन को किससे लिखोगे आप, टी से। चलो देख रहे क्वेश्चन। इन्होंने हमें कहा कि 293 केल्विन पर, टेम्परेचर का तो कोई लेना देना है ही नहीं ताप का, ये तो वैसे ही दे रखा है इन्होंने यहाँ भी और यहाँ भी। जल का वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर Hg है। तो जल का वाष्प दाब माने शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 17.535, ठीक है, इतने मिलीमीटर Hg, ये लिख दिया मैंने मिलीमीटर। और आपको पता है यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, ग्लूकोज दे रखा 25 ग्राम, तो मैं लिखूंगा WB कितना है 25 ग्राम। और जब ग्लूकोज दे दिया तो अणुभार तो पता ही आपको ग्लूकोज का कितना होता है 180, यह निकालना आना चाहिए आपको। अणुभार निकालना यदि नहीं आता आपको तो आप YouTube पे सर्च करना अणुभार बाय KMD सहारनपुर, या फिर 11th क्लास की जो प्ले लिस्ट है पहली यूनिट की उसमें देख लेना अणुभार। ठीक है बेटे, तो अणुभार 180 होता है ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6। इसे कैलकुलेट करोगे 6 तो हैं कार्बन 12 वाले, प्लस 12 हैं हाइड्रोजन 1 वाले, प्लस 6 हैं ऑक्सीजन 16 वाले। जब आप इन्हें कैलकुलेट करोगे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा अच्छे ढंग से समझने के लिए वीडियो भी देख सकते हो अणुभार वाली। ठीक है बेटे, चलो अगली बात कर रहे।
फिर इन्होंने कहा ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें। ये दे रखा है इन्होंने जल का भार 450 ग्राम, और जल का अणुभार याद है आपके कितना होता है, 18। ये भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब यानी कि घोलने के बाद, ठीक है। तो यहां हमें निकालना है PS। वैसे ही इन्हें जल की जगह विलियन लिखना चाहिए था, विलियन बन गया ना। तो हमें क्या निकालना बेटे, PS निकालना। फार्मूला लगाओ राउल्ट के नियम वाला, वही फार्मूला यहां से कर रहा मैं, देखते रहियो ध्यान से। फार्मूला है P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। P कितना दे रखा है देखो, 17.535 माइनस PS हमें निकालना है, अपॉन P कितना है 17.535 इज इक्वल टू WB कितना बेटे 25, यहाँ लिख दिया मैंने 25 बटे MB कितना है 180 अपॉन WA कितना है देखो 450 अपॉन MA कितना है 18। अब इसे कैलकुलेट करना आपको। आप एक काम कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन के लिए कि आप 18 धाम तो कर दो 180, ठीक है बेटे। 18 धाम कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो देखो बेटे अब क्या होगा, अब आप एक काम करो, इसे 10 को तो यहाँ ले आएंगे हम, और ये तो 18 तो कैंसिल ही हो गया। इसे 17.535 को इसके बटे में और इसके बटे में मैं अलग अलग लेके जा रहा हूँ, इधर लिख दूं क्या, ये हो जाएगा आपका 17.535 बटे 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535 इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आपका 25 और बटे में हो जाएगा 450 के गुणा 10 में, तो ये 25 तो यहाँ हो गया बेटे, और ये हो गया 450 और 10 से गुणा करने के कारण एक जीरो और बढ़ गया। 5 से काटियो, 5 पंजे 25 और 5 ने 45, 900 आ गया। और इसे काट के क्या आ जाएगा बेटे 1। अब ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखो। यदि आप PS अपॉन 17.535 का वैल्यू निकालना चाहते हो, ये है, इसे मैं उधर ले गया प्लस का हो गया, यहाँ क्या है 1, और ये 5/900 इधर क्या आ जाएगा माइनस का। ध्यान से समझिए, वैसे आप कैलकुलेशन में पक्के हो, 12th क्लास में आ गया आप। इसके अपॉन यदि मैंने 1 मान लिया तो ये हो जाएगा PS अपॉन 17.535 इज इक्वल टू LCM क्या आ जाएगा 900, 900 एकम 900 और 900 में से 5 गए तो 895, ये हो जाएगा 895 बटे 900। तो जब आप PS की वैल्यू निकाल लोगे तो ये हो जाएगा 895 बटे 900 और गुणा किसकी हो जाएगी 17.535 की। और बेटे इसकी कैलकुलेशन आप करके देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 17.43 ATM, 17.43 मिलीमीटर HG। मात्रक क्या था हमारा, मिलीमीटर था, देखो मिलीमीटर HG, ये आंसर हमारा आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है बेटे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। मिटा दूं, देखो बेटे ध्यान से तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। 20 डिग्री सी ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को, कितने ग्राम को 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर HG से घटकर
17.235 मिलीमीटर Hg हो जाता है। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटे, इन्होंने कहा 20 डिग्री की ताप पर अवाष्पशील विद्युत अनवघट है। विद्युत अनवघट है तो बेटे विलेय होगा। मैं पहले विलेय लिख दूं इस बार। विलेय को आप लिखते हो 20 है। ठीक है, और किस में घोल रखा? जल में। तो यहाँ लिख दो आप जल, या विलायक लिख दो। आपको पता है विलायक या जल को ए से लिखते हैं। और यहाँ लिख दो बेटे विलयन, और आपको पता है विलयन को हम लिखते हैं टी। अब देखो क्वेश्चन, इन्होंने कहा किसी ताप से तो हमें कोई मतलब है ही नहीं। किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ के 10 ग्राम को, कितना है 10 ग्राम, मैंने लिखा WB बराबर 10 ग्राम। ठीक है बेटे, ध्यान से समझते रहियो। 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलेय करने पर जल का भार दे रखा WA, कितना दे रखा बेटे 100 ग्राम। और अणुभार आपको पता ही है पानी का कितना होता है, 18 होता है। पता ना कैसे होता है? H2O, दो तो हैं हाइड्रोजन एक वाले और एक है ऑक्सीजन 16 वाला। तो ये हो गया 2 × 2 और 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। ऐसे निकालने सिखा रखे, आप देख सकते हो अणुभार बाई KMD। ठीक है, या 11th क्लास की पहली यूनिट जो है उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बेसिक कंसेप्ट सारे। और अब इन्होंने यूं कहा विलेय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिलीमीटर Hg। पहले वाष्प दाब था जब खाली पानी था 17.535 मिलीमीटर था, और अब पानी के अंदर आपने इस पदार्थ को घोल दिया तो कितना कह रहे हैं 17.235 घटकर इतना हो गया, यानी कि घट गया। भाई जब आप कुछ मिलाओगे विलेय तो घटेगा तो है ही वाष्प दाब। जब हम पढ़ ही रहे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का अवनमन, कितना हो गया बेटे 17.235 मिलीमीटर Hg, इतना हो गया दाब। विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ये विलेय है और इसका अणुभार MB हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटे, फार्मूला लगाओ राउल्ट का, P - PS/P इज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अपॉन विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। वैल्यू पुट करो, P बताओ कितना है, ये रहा P 17.535 माइनस PS ये लिखा हुआ 17.235 अपॉन P तो यही है 17.535 इज इक्वल टू WB, ये लिखा हुआ है WB 10 बटे MB बटे निकालना है हमें। यहाँ देखो MB निकालना नहीं है। और WA कितना है, WA है 100 बटे MA कितना है 18। ध्यान से देखते रहियो सब। मैं एक काम कर रहा बेटे, इस जीरो से तो इस जीरो को काट दूं, MB को लेके आ जाऊं यहाँ और 18 एकम 18 कर दूं। ठीक है, और 17.535 में से 17.235 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.3। यहाँ कर रहा आगे का सवाल में, यहाँ तो लिख दिया मैंने 0.3 अपॉन, यहाँ तो 17.535 ही लिखना पड़ेगा। 17.535 इज इक्वल टू बेटे 18 तो चला गया ऊपर, ये लिख दिया हमने 18 बटे 10 किसकी गुणा होगी MB की, तो यहाँ लिखूंगा MB गुणा 10। बताओ ठीक है क्या? ठीक है बेटे, अब आगे चल रहे इस क्वेश्चन को लेके, हमें MB निकालना है। यदि आप MB निकालना चाहते हो तो इन दोनों की गुणा में 0.3 और 10 को ले जाओ। यदि आप MB निकालना चाहते हो तो 18 गुणा 17.535 और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 0.3 और एक आ जाएगा 10। अब बताओ कैलकुलेट तो कर ही लोगे आप, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 105.21।
इतना इसका अणुभार आएगा विले का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। हमारे देश के प्यारे बच्चे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? अगला करा रहा मैं क्वेश्चन। देखो बेटे क्वेश्चन देखो सब। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज, अणुभार दे रखा 342 के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। अवनमन माने डेल्टा पी पूछा इन्होंने, डेल्टा पी कितना घट गया। यदि 25 डिग्री सी पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 मिलीमीटर एचजी है, तो यहाँ 500 ग्राम जल में, तो पहले तो मैं जल ही लिख लूं। आपको पता है जल होता है विलायक और इसे लिखते हैं ए से, और फिर मैं यहाँ लिख दूं सुक्रोज। सुक्रोज ही तो बोल रखा, सुक्रोज माने शक्कर या चीनी। विले है तो बी लिख दूं इसे, और यहाँ लिख दिया बेटे मैंने विलियन। पानी में चीनी घोल रखी, ठीक है, या पानी में शक्कर घोल रखी, शरबत बना रखा बढ़िया वाला शरबत। अब कह रहे कि 500 ग्राम जल में, तो ये दे रखा है इन्होंने WA दे रखा बेटे 500 ग्राम। अणुभार तो आपको पता ही है जल का कितना होता है, अणुभार होता है 18। 50 ग्राम सुक्रोज, WB कितना है बेटे 50 ग्राम। अणुभार दे रखा MB कितना दे रखा बेटे 342। वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। डेल्टा पी पूछ रहे हैं हमारे से, इसे आप कह सकते हो P माइनस PS, ठीक है, ये पूछ रहे। 25 डिग्री सी पर शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है इन्होंने, यानी कि P दे रखा है इन्होंने, जल के नीचे लिख रहा देखो 23.8 मिलीमीटर, ठीक है। करें क्वेश्चन, देखो P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू WB अपॉन MB और WA अपॉन MA। वैल्यू पुट करो। P माइनस PS तो हमें निकालना ही है। देखो डेल्टा P कह रहे कि वाष्प दाब में अवनमन की गणना कीजिए। इसकी जगह तो मैं लिख रहा हूँ बेटे डेल्टा P, ये तो हमें निकालना है, और P की जगह लिखूंगा मैं 23.8 इज इक्वल टू WB बताओ कितना है 50/342 लिख दूं इन दोनों की जगह। 50/342 बटे WA की जगह क्या लिखूं बेटे 500 बटे क्या लिखूं 18, ठीक है। इस जीरो से तो एक काम करो आप 5 से इसे 50 से भाग दे दोगे, कितनी बार कटेगा 10 बार, और आपको पता है कि 18 तो चला जाएगा ऊपर और 342 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा डेल्टा P अपॉन 23.8 इज इक्वल टू, यहां से लिखा देखो 18 तो ऊपर चला गया बटे 342 में 10 की गुणा करोगे 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब क्या करोगे आप, अब आप करोगे डेल्टा P इज इक्वल टू 18 बटे 3420 गुणा 23.8, ठीक है बेटे। 190 बार कटेगा ये। वैसे तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे 23.8 बटे 190, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.125 मिलीमीटर HG, यह आंसर है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो बेटे स्क्रीनशॉट। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? मिटा रहा हूं। देखो बेटे ये वाला क्वेश्चन देख रहे, चलो क्वेश्चन नंबर 5। 30 डिग्री सी पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 मिलीमीटर है। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए। यदि 30 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब 31.7
मिलीमीटर एच जी है। ठीक है बेटे, इन्होंने कहा 30 डिग्री सी पर यूरिया, यहाँ तो लिख रहा मैं यूरिया, यूरिया को तो पानी में घोल रखा होगा तो यूरिया तो विलेय है, बी लिख दिया। भारानुसार 6% जलीय विलयन है, यहाँ लिख दिया जल, और जल को मैं लिख रहा ए यानी विलायक, और यहाँ लिख दूंगा मैं विलयन। आपको बताया है विलयन को आप किससे लिखोगे, टी से। अब देखो 30 डिग्री सी पर यूरिया के भारानुसार 6% जलीय विलयन, भारानुसार 6% का मतलब है कि ये तो है 6 ग्राम, और 100 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा बेटे, 94 ग्राम ये है। इसका अणुभार भी अभी लिख दो आप, कितना है अणुभार, 18। इसका ना लिख दियो अणुभार, इसका अणुभार बेटे यहाँ ए आएगा, ए, क्योंकि विलायक के लिए ए यूज करते हैं हम। इसका अणुभार निकालना है, ये लिख रखा देखो, यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, इसलिए मैंने इसके अणुभार के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जलीय विलयन 6% जलीय विलयन का निकाल दिया, ये 6 है और ये 94 ग्राम है। वाष्प दाब 31.13 मिलीमीटर एच जी है, इसका वाष्प दाब दे रखा 31.13 मिलीमीटर एच जी। यूरिया का अणुभार ज्ञात कीजिए, लिख दिया हमने अणुभार के आगे क्वेश्चन मार्क। यदि 30 डिग्री सी पर जल का वाष्प दाब दे रखा है इन्होंने शुद्ध अवस्था में 31 दशमलव कितना है बेटे, 31.70 कितने मिलीमीटर है। तो चलो करेंगे ऑप्शन, फार्मूला लगाओ, P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और डब्ल्यू ए अपॉन, राउल्ट का नियम है बेटे, राउल्ट का नियम। P बताओ कितना है, P है 31.70 माइनस पी एस कितना है 31.13 अपॉन P कितना है 31.70 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना है 6/MB कितना है, निकालना है बेटे MB तो हमें, अपॉन डब्ल्यू ए कितना है 94 और एम ए कितना है 18। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 31.70 में से 31.13 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.57, तो यहाँ तो लिख दिया मैंने 0.57 और यहाँ लिख दिया 31.70 इज इक्वल टू, सीधा एक काम करो आप, इसे तो MB को नीचे ले जाओ और 18 को ले जाओ यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 18 और नीचे आ गया आपका 94 गुणा MB निकालना है तो इसकी और इसकी गुणा करो और बटे में क्या ले जाओ 0.57 और 94, तो ये हो जाएगा आपका MB इज इक्वल टू, क्या होगा MB इज इक्वल टू 31.70 गुणा 6 गुणा 18 अपॉन में एक तो 0.57 आएगा और एक क्या आएगा बेटे 94। अब बताओ इसे कैलकुलेट कर लोगे क्या, अब तो कर ही लोगे कैलकुलेशन। ठीक है बेटे, इसका आंसर आ जाएगा 63.9 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लेंगे हमारे देश के बच्चे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। तो बेटे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। बस मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटे प्लेलिस्ट में जाकर ही अपनी पढ़ाई करें और अपने नोट्स बनाते रहें। जब भी मैं कहता हूं स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे हो तो पॉज करके लिख लिया करो या फिर उसमें ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।